शामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जेके दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त। मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद और प्रोग्राम में अगले 90 मिनट तक हमारा साथ देंगे गौहर कुछ नाजरीन। आज के प्रोग्राम में मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं जिन पर एक एक करके हम बात करेंगे। जम्मू कश्मीर की बात होगी और उसके साथ साथ नई दिल्ली के अंदर जम्मू कश्मीर के हवाले से बात हुई है। तफसीलात थोड़ी देर में आपके सामने रखेंगे। जम्मू कश्मीर के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां इस वक्त भी जारी है। क्या कुछ ताज़ा तरीन तफसीलात आ रही हैं आपके सामने, थोड़ी देर में तमाम डिटेल्स रखेंगे। और इसके अलावा आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ तरक्याती मंसूबे जो सरकार की तरफ से कहीं पर स्मार्ट सिटी मंसूबों के तहत सरकार ने हाथ में लिए थे, लेकिन आज के वक्त में वो मिशंस कहां तक पहुंचे जो कुछ बरस पहले शुरू किए गए थे। आज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के हवाले से, उस पॉलिसी के हवाले से बात करेंगे जो सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर के लिए भी इस पॉलिसी के तहत काम होना था, लेकिन 15 या 16 रियासतों और यूनियन टेरिटरीज के अंदर आज हम कहां खड़े हैं, थोड़ी देर में इस पर बात करेंगे। बात अफगानिस्तान के हवाले से होगी, चूंकि अहम इसलिए भी है, जम्मू कश्मीर के कुछ लोग भी जो अफगानिस्तान के अंदर है बहिफाजत तो फिलहाल है, सही सलामत है, लेकिन वहां से जो इतलात मौसूल हो रही हैं उसने थोड़ा सा क्योस और कन्फ्यूजन पैदा कर रखा है। सूरत हाल गैर यकीनी बनी है और इसलिए डर का माहौल कुछ हिस्सों के अंदर है। और तालिबान के खिलाफ भी जो आवाज़ें उठी हैं उसमें भी पेशरफ्त अहम हुई है पिछले 12-24 घंटों के दौरान। वैक्सीनेशन के हवाले से बात करेंगे और कुछ सियासी सरगर्मियां जो गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान हुई हैं। और दिल्ली के अंदर एक अहम मीटिंग मुनक्किद हुई, उसमें जम्मू कश्मीर के हवाले से क्या बात हुई, थोड़ी देर में इस पर भी बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ सबसे पहले फॉर्मेट के मुताबिक हम चलेंगे आज के दिन पर और तारीख में आज क्या कुछ अहम है वो आपको बताते हैं और उसके बाद शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर की खबरों से भी। 1915 में आज ही का दिन था जब पहली जंग अजीम के दौरान इटली ने तुर्की के खिलाफ महाज खोला था और ऐलान जंग किया था। 21 अगस्त 1915 की तारीख थी। 1959 में हवाई अमेरिका का 50वां सूबा बना, आज ही का दिन। कल हमने आपको बताया था कि वॉशिंगटन समेत दीगर हिस्से जो अमेरिका का एक एक करके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जिसको कहते हैं, उनमें हवाई आज के दिन यानी 21 अगस्त को साल 1959 में शामिल किया गया था। साल 2005 में बांग्लादेश और भारत के दरमियान जंगबंदी मुआहिदा हुआ। 4096 किलोमीटर तवील जो दोनों के दरमियान जो बॉर्डर शेयर करते हैं भारत और बांग्लादेश, वहां पर किसी तरह की गैर यकीनी सूरत हाल पैदा ना हो, जंगबंदी पर, इस मुआहिदे पर अमल दरामद के लिए आज के दिन बात हुई और बाज़ाब्ता उस पर सिग्नेचर भी हुए 2005 में आज ही के दिन। इसके अलावा साल 2006 का दिन भारत के लिए अहम दिन भी है, लेकिन अच्छा नहीं, चूंकि शहनाई के शहनशाह कहलाने वाले और भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान आज ही के दिन इंतकाल कर गए थे। साल 2006 में 15वीं बरसी आज उनकी है। साल 2008 का जम्मू कश्मीर के एतबार से काफ़ी अहम रहा आज की तारीख, चूंकि श्रीनगर मुजफ्फराबाद जो कारवान अमन बस सर्विस थी वो दोबारा शुरू हुई थी। दोबारा इसलिए मैं कह रहा हूं चूंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह के होते हुए अप्रैल 7, 2005 को इसकी शुरुआत हुई थी श्रीनगर मुजफ्फराबाद, जिसे हरी झंडी दिखाई गई थी। तो उसके बाद बीच में कुछ ऐसे हालात बने, रोक दिया गया, लेकिन साल 2008 में आज ही का दिन था जब दोबारा इस सर्विस को शुरू किया गया और दूसरी तरफ रास्ते खुले थे लाहौर और दिल्ली बस सर्विस के लिए भी आज ही के दिन वो भी साथ साथ चल रही थी। साल 2008 में आज ही का दिन था भारत ने चांद मिशन पर नासा के साथ हाथ मिलाया था और मून मिशन पर मजीद आगे भारत बढ़ा था। ये तमाम वो चीज़ें जो आज के दिन से के हवाले से थी। अहम आज का दिन क्यों था ये आप तक तफसीलात पहुंचाना ज़रूरी थी। इससे पहले कि हम ऑल पार्टी मीटिंग तरफ चलें, थोड़ी देर में डिटेल्स आपके सामने रखेंगे और ख़ास मेहमान हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, लेकिन उससे पहले शुरुआत ज़रा जनूबी कश्मीर से करते हैं, चूँकि सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के बीच एनकाउंटर में 3 मिलिटेंट इस वक्त हलाक हुए हैं। गौहर तफसीलात के साथ। शुक्रिया आसिफ। तो सबसे पहले बात करते हैं जनूबी कश्मीर के त्राल नागवेरन इलाके की, जहां पर फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान झड़प में 3 मिलिटेंट हलाक हो चुके हैं। पुलिस ज़राए का कहना है कि गुज़श्ता रात ही जो है वहां पर मिलिटेंटों की एक मौजूदगी की एक मुसद्दिका इत्तला मिली थी, जिसके बाद ही फौज, CRPF और SOG ने मुश्तरका तौर पर इलाके का, पूरे इलाका की नागवेरन इलाका है, जंगल इलाका है, वहां पर फोर्सेज ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया और आज अल सुबह जब वहां पर गोलियों का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में 3 बताया जाता है कि जैश मोहम्मद नामी मिलिटेंट तंजीम से वाबस्ता 3 मिलिटेंटों की हलाकत हुई है। अभी तक जो है वहां पर सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। ये नागवेरन का इलाका है जहां पर फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान झड़प में 3 मिलिटेंट हलाक हो चुके हैं, उनसे हथियार भी बरामद हुआ है और साथ ही साथ ये भी बताया जाता है कि वहां पर मजीद कुछ हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल सर्च ऑपरेशन वहां पर जारी है। बिल्कुल, नागवेरन का इलाका सयाहती मकाम है और वो मकाम जहां पर पिछले महीने भी आपको याद होगा कि सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के बीच उस वक्त झड़प हुई थी, जब इस इलाके के अंदर मूवमेंट देखी गई थी मिलिटेंट्स की। उसके बाद
सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ और सर्च ऑपरेशन देखते ही देखते कुछ घंटों बाद एनकाउंटर में तब्दील हुआ था। 2 से 3 मिलिटेंट्स उस वक्त भी मौजूद थे, इतलात मिली थी 2 को हलाक किया गया था। लेकिन इस वक्त दोबारा खबर मिल रही कि इसी खूबसूरत इलाके के अंदर एक बार फिर गोलियों की आवाज दोनों अतराफ से सुनाई दे रही है और इस वक्त जैश के 3 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। पुलिस ने इसकी तस्दीक कर दी है। मजीद तफसीलात के लिए अपने नुमाइंदे के पास चलते हैं। हमारे साथ शेख कौसर इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। शेख कौसर, क्या कुछ लेटेस्ट और अपडेट्स हैं इस इलाके? क्या एनकाउंटर अभी भी चल रहा, ऑपरेशन ऑन है? जी आसिफ, आपको बता दूं कि सुबह सवेरे पुलिस की तरफ से एक ट्वीट आया है जिसमें कहा गया है कि नागबेरन त्राल जंगलों में एनकाउंटर स्टार्ट हुआ। तो आपको बता दूं कि त्राल से लेके नागबेरन तक पूरा एक दिन लगता है, क्योंकि जंगली इलाके है, जंगलों में जाना पड़ता है, तो एक दिन पूरा लगता है। वहां पे 20 दिन पहले एनकाउंटर हुआ था, आपको याद होगा। तो वहां पे उस दिन बोला गया था कि एक ग्रुप है, उस ग्रुप में से 2 मिलिटेंट उस दिन मारे गए थे। तो तब से लेके जो बाकी 3 जो मिलिटेंट थे वो उस टाइम भागने में फरार हुए थे, क्योंकि खतरनाक जंगल है वहां पे, तो वहां पे भाग सकते हैं। तो उस तब से लेके आज तक वहां पे सर्च ऑपरेशन जारी था। तो अभी जो सुबह सवेरे वहां पे बताया जा रहा है कि सर्च के दौरान जहां पे मिलिटेंट छुपे हुए हैं, मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पे फायर किया। ये बताएगा जो मिलिटेंटों की हलाकत हुई है, इनकी शिनाख्त क्या हो पाई है, किस इलाके से इनका ताल्लुक है? जी गवर, बिल्कुल अभी अभी ट्वीट आया है पुलिस की तरफ से, वहां पे 3 नामालूम बंदूकबरदार उनको मार दिया गया। तो अभी ये कहना मुश्किल होगा कि उनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पा रही है, लेकिन ये साफ तौर पे पता चल पा रहा है कि वो जैश मोहम्मद तंजीम के साथ इनकी वापसी हो सकती है। और इसके साथ साथ अभी वहां पे जो मतलब चॉपर के जरिए सिक्योरिटी फोर्सेस को मजीद लिया जा रहा है वहां पे। और वहां पे सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पे नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए ये कहना मुश्किल होगा कि वहां पे इस टाइम क्या हो रहा है। जी गवर। शेख कौसर, क्या कोई पुराना इन्फिल्ट्रेशन का रूट है या मामूल के मुताबिक सर्च ऑपरेशन चलते थे तो उसी दौरान आमना सामना हो गया फोर्सेस और मिलिटेंटों का? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि ये जो इलाका है त्राल से वहां पे सुतोरा का इलाका है, वहां पे इस इलाके में 1-2 मिलिटेंट वहां से एक्टिव हुए थे। तो साफ जाहिर ये है कि वो जो इलाके जो मतलब ये सीधी सी बात है कि जंगलों में छुपे हुए हैं और ये वहां से जंगल का इलाका है, इसलिए वहां पे पिछले 20 दिनों से वहां पे सर्च ऑपरेशन जारी था। तो पिछली बार भी वहां पे 2 मिलिटेंट मारे गए और आज भी वही जो मिलिटेंट है, तो ये भी कह सकते हैं कि त्राल के भी हो सकते हो या फायरर भी हो सकते हैं, वो आने वाले समय में पता चलेगा। तो इस इलाके के अंदर क्या आजकल सियाती सरगर्मियां भी चल रही हैं किसी तरह का? वहां कोई खलल पड़ा है, कोई कामकाज मुतासिर हुआ है? बिल्कुल आसिफ, आपको बता दूं ये पूरा जंगली इलाका है, वहां पे लोग पिकनिक के लिए भी जाते थे। लेकिन पिछली बारी जो एनकाउंटर हुआ तब से लेके आज तक मुझे नहीं लगता है कि वहां पे कोई जाता होगा, क्योंकि तब से लेके आज तक वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस पूरे जंगल है, वहां पे सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पे चला रही थी। तो आज वो जो मिलिटेंट छुपे हुए थे फायर खोला सिक्योरिटी फोर्सेस पे, जो कि एनकाउंटर में तब्दील हुआ, इसलिए वहां पे मुझे नहीं लगता कि वहां पे लोग जाते होंगे इस टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। तस्वीरें भी साथ साथ उस मकाम की आप देख रहे हैं जहां पर एनकाउंटर हुआ है। लेकिन ये खूबसूरत इलाका है, सयाहती मकाम है, लोग गर्मियों के दिनों में जाते हैं। इन दिनों मौसम थोड़ा सा ख़राब ज़रूर लग रहा है, मगर ये मुसलसल ऐसा दूसरा माह गुजर रहा है जब दोबारा से यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों का आमना सामना हुआ। इस वक्त कार्रवाई इस इलाके के अंदर चल रही है और 3 मिलिटेंट जैश मोहम्मद तंजीम से जिनकी वाबस्तगी है पुलिस की तरफ से ऑफिशियल कंफर्मेशन कर दी गई है, लेकिन तीनों की शनाख्त होना बाकी है, इसका में भी इंतजार रहेगा। बढ़ते आगे, बात जम्मू कश्मीर के हवाले से हो रही है, तो आपको दिल्ली से कश्मीर तक क्यों इन दिनों बात जम्मू कश्मीर की हो रही है जरा वो भी बताते हैं। चूंकि अपोजिशन की मीटिंग हुई है, हिज़्ब इख्तिलाफ की मीटिंग, और इसके बाद मुश्तरका बयान गौहर जारी हुआ है। जी हाँ, कल शाम 19 जो हिज़्ब इख्तिलाफ जमातें हैं उनकी मीटिंग हुई है। कांग्रेस की जो सदर सोनिया गांधी उनकी सदारत में वर्चुअल मीटिंग हुई है, जिसमें मुख्तलिफ सियासी जमातों को 19 सियासी जमातों के लीडरान ने शिरकत की है, जहाँ पर मुल्क के मौजूदा सूरत हाल पर भी बात हुई है, सियासी सूरत हाल पर भी बात हुई है। और ये भी माना जाता है कि इसमें साल 2024 के जो आम इंतखाबात है उस पर भी बात हुई है। और जोर दिया गया है, जब कल ये बयान सामने आया है वहाँ पर सोनिया गांधी की जानिब से इस वर्चुअल मीटिंग में सभी पार्टी लीडरान पर जोर दिया गया है कि आम इंतखाबात के लिए उन्हें मुत्तहिद होना है। अगर बीजेपी को सियासी तौर पर जो जंग उनके साथ लड़ी जा रही है, वो जो 19 हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें हैं उन्हें मुत्तहिद होकर लड़ना ही होगा। और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर पर भी बात हुई है, जम्मू कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी बात हुई है। जम्मू कश्मीर में जो रियासत
स्टेटहुड का दर्जा बहाल करने पर भी जोर दिया गया और साथ ही साथ जो है सियासी कैदी मुख्तलिफ जेलों में बंद है उनकी रिहाई का भी मुतालबा किया गया है। इस बीच आपको बताएं कि मुख्तलिफ मामलात ज़ेर बहस आए। कांग्रेस की वरीय सदर सोनिया गांधी की तरफ से जो इनिशियल रिमार्क्स दिए गए उसमें भी उन्होंने साल 2024 के लिए अब कमर कसनी है, ये भी एक मुद्दा और मकसद ज़रूर था इस मीटिंग का। लेकिन दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के हवाले से बात हुई। सियासी कैदियों को 5 अगस्त के बाद जिनकी रिहाई मुमकिन नहीं हो पाई उनको भी रिहा करने की मांग की गई। और साथ ही शरीयत तरमीमी कानून जब मुल्क के अंदर इंट्रोड्यूस करवाने की बात हुई थी, ऐवान के अंदर बात चल रही थी, तो ऐवान के बाहर भी काफ़ी हंगामा हमने देखा था। एहतजाज काफ़ी जोर पकड़ रहे थे और बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां मलमलाई गई थी। सोशल एक्टिविस्ट थे, सियासी लीडरान थे, मुख्तलिफ एनजीओ से वाबस्ता लोग थे और बाकी कारकुन तलबा की एक बड़ी तादाद थी। उन सभी लोगों को भी रिहा करने की मांग की गई है और सभी पार्टियां कुल मिलाकर 19 जमातों के जो सरकर्दा लीडरान हैं वर्चुअल मीटिंग में शिरकत कर रहे थे। हमारे साथ इसी पर मजीद बात करने के लिए कांग्रेस के सीनियर लीडर सलमान निजामी साहब हैं। बहुत शुक्रिया निजामी साहब ज्वाइन करने के लिए प्रोग्राम सलाम जके में। खैर मकदम आपका। कुल मिलाकर इस मीटिंग का खदोखाल क्या है? साल 2024 के लिए मुकम्मल तौर पर कमर कसने के लिए एक मकसद वो माने मीटिंग का, या फिर ये शायद देखने के लिए, परखने के लिए कि कितनी जमातें आज के वक्त में भी मुत्तहिद हो सकती हैं, जिन सभी को वर्चुअल मीटिंग में बुलाया गया था सोनिया गांधी की तरफ से? देखिए, मुल्क भर में जो माहौल बना हुआ इस वक्त, चाहे कश्मीर से हो चाहे मिजोरम हो, सड़कों पे आपने देखा खून ही खून नजर आ रहा है। और चाहे हमारे किसान हो, चाहे प्राइस राइज हो, चाहे नेबरिंग कंट्रीज के साथ ताल्लुकात हो, तो मुल्क में जो है हालात बेहतर नहीं है। इसलिए भाजपा जो कम्युनल कार्ड हमेशा हिंदू और मुसलमान का खेलती है इलेक्शन को जीतने के लिए, उसको रोकने के लिए तमाम जितनी भी अपोजिशन तंजीमें हैं उनको एक होने की जरूरत थी। और ये शुरुआत जो है सोनिया गांधी जी ने की है, उसमें गुलाम नबी आजाद साहब भी शामिल हैं। और यही मकसद है कि किस तरीके से इन तंजीमों को रोका जाए और मुल्क के हालात को सुधारा जाए। हार जीत चलती रहती है, लेकिन जिस तरीके से हमारे मुल्क के हालात हैं आज, आप देखिए नेबरिंग कंट्रीज हैं, आप हमारा चाइना देखिए, चाइना अभी भी लद्दाख में घुसा है, पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा। इधर से अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात हमारे ठीक नहीं है, ट्रेड हमारा बंद हुआ है जब से तालिबान ने वहां सदारत जो है वहां ली है। और उसके बाद जो है हमारे भूटान हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान के साथ भी हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं है। हर रोज हम सुनते हैं कश्मीर में कोई ना कोई मिलिटेंट अटैक होता है, चाहे सिविलियन हो, चाहे सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार हो, वो शहीद होते हैं। तो मुल्क में जो हमारे प्राइस राइज हैं, तेल की कीमतें हो, चाहे गैस की कीमतें हो, बढ़ रही हैं और आम लोग जो हैं परेशान हैं। कोई कंपनसेशन नहीं मिल रहा, कोई रोजगार नहीं है, कोई नौकरियां नहीं है, कोई पैकेज नहीं है। खासकर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूंगा, जो वादे किए थे आर्टिकल 370 को हटाने के बाद मिलिटेंसी जो है कम होगी, आज भी आप देख रहे हैं, आज आप खुद चैनल में दिखा रहे हैं, अभी भी एक एनकाउंटर हो रहा है कश्मीर में। और हालात जो हैं बद से बदतर हुए हैं। इन्होंने वादा किया था कि हम नौकरियां देंगे, कोई नौकरी नहीं मिली 2 सालों में। इन्होंने वादा किया था कि हम रोजगार देंगे, कोई रोजगार नहीं मिला, कोई कंपनसेशन नहीं। हालात जो हैं, जो चाहे जम्मू हो चाहे कश्मीर हो, दोनों खित्ते के लोग जो हैं परेशान हैं। आज आप देखिए पूरे मुल्क में जो हालात पैदा हुए हैं, हमारे किसान 1 साल से सड़कों पे बैठे हैं, अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही है और फायदा जो है अडानी और अंबानी को मिल रहा है। तो इसलिए अपोजिशन का बैठना जायज है। और इस वक्त जो हालात हैं मुल्क में, इस वक्त मुल्क को बचाने की बात है, इसलिए अपोजिशन पार्टीज का एक होना बहुत लाजमी था। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूं सोनिया गांधी जी को कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। लेकिन सलमान साहब, पार्टीज के एक होने के बीच हम देख रहे हैं 19 पार्टियों के जो सरकर्दा लीडरान थे मीटिंग का हिस्सा जरूर बने, मगर इन सब के बीच में पिछले 2-3-4 महीनों के दौरान हमने देखा, चाहे वो हमने कांग्रेस लीडरान, सीनियर लीडर्स की स्टेटमेंट्स देखी, वो जरूर कांग्रेस के वाले से आती रही कि कांग्रेस को बचाने के लिए, रिवाइव करने के लिए इलेक्शन जरूरी हैं और कई इकदाम उठाने पर जोर दिया गया। कपिल सिब्बल समेत दीगर लीडरान, जिनमें गुलाम नबी आजाद साहब भी जब प्रोग्राम करते नजर आए तो आवाजें मुख्तलिफ जरूर उठी। कहीं पर ऐसा माना जाए कि ये तमाम चीजें जब आप एक साथ आने की कोशिश कर रहे हैं तो ये इस तरह के बयानात या इस तरह की जो थोड़ी बहुत तल्खियां भी हैं, ये एक बड़ी रुकावट पैदा कर सकती हैं इन फ्यूचर? नहीं, हम जमहूरी मुल्क में रहते हैं और खूबसूरती जो कांग्रेस पार्टी की है वो यही है कि इसमें जमहूरी
निजाम को जो है हमने अभी तक कायम रखा है, और उसमें हर एक लीडर का हक है कि वो अपनी बात रख सकता है। अगर हमने पीछे हार का सामना किया, कई लीडरान जो हैं जो जमीनी सतह पे काम करते हैं, जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आजाद साहब जो है उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, रोल है। तो ऐसे लीडरों ने अगर सलाह दी पार्टी हाईकमांड को कि हमें जो जो गलतियां हमसे हुई है हमें उनको सुधारने की जरूरत है, जो जमीनी सतह पे लीडरान मजबूत हैं उनको सामने लाने की जरूरत है। और यही सलाह मशवरे जो आजाद साहब ने या बाकी लीडरान ने दिए उनको एक्सेप्ट भी किया। उन्होंने कहा कि पार्टी प्रेसिडेंट के इलेक्शन होने चाहिए, और उसको सोनिया गांधी जी ने एक्सेप्ट किया कि हाँ होंगे। और जहां जहां हमने हार का सामना किया, किस तरीके से आगे कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी और किस तरीके से अपोजिशन को यूनाइट किया जाएगा। आपने देखा होगा किस तरीके से गुलाम नबी आजाद साहब एज लीडर ऑफ अपोजिशन जो है पूरी मजबूती के साथ लड़ते थे, हर मुद्दे को पार्लियामेंट में उठाते थे, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे हिंदुस्तान का कोई भी मुद्दा हो। और यही कांग्रेस की डेमोक्रेसी की खूबसूरती है कि लीडरान की बात को अप्रिशिएट किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है और सुना जाता है। और जिन लीडरान ने मशवरा दिया, सलाह दी, और आज हकीकत सामने आपके ये है कि उन सलाह मशवरों पे गौर किया गया। और हम भी चाहते हैं कि देश की को सुधारा जाए और देश में हालात जो हैं उनसे लोगों को बाहर निकाला जाए। जो परेशान लोग हैं, चाहे कोविड में इतनी मौतें हुई, अभी भी थर्ड वेव आने वाली है, लेकिन हमारे अस्पतालों में अभी भी जो है मेडिकल इक्विपमेंट्स नहीं है, कई लोग मर गए। और हमें अगर फॉरेन कंट्रीज ने साथ नहीं दिया होता तो हम कहां होते। आपसे जानना चाहेंगे, लोगों के अंदर एतमाद को बहाल करने के लिए कांग्रेस किस तरह के इकदाम उठाना चाहती है, या इस सिलसिले में क्या कांग्रेस किस तरह इकदाम उठाएगी? देखिए, कांग्रेस जो है जमीनी सतह पे लड़ रही है, और ये लड़ाई कोई छोटी लड़ाई नहीं है। देखिए, एक तरफ से ऐसी ताकतें हैं जो मुल्क में सिर्फ नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हर इलेक्शन में इनके पास कोई मुद्दा नहीं होता, इनसे बात करिए कि रोजगार कहाँ है, इनसे बात करिए नौकरियां कहाँ हैं, इनसे बात करिए इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है, इनसे बात करिए कि तेल की कीमतें कम क्यों नहीं हुई, इनसे बात करिए कि अब गैस की कीमतें कम क्यों नहीं हुई। लेकिन इनके पास मुद्दा सिर्फ होता है हिंदू और मुसलमान के बीच में कैसे नफरत फैलाई जाए। और इन ताकतों का मुकाबला करना आसान नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी सेकुलर एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए इन ताकतों को रोकने की कोशिश कर रही है। इसीलिए अपोजिशन से भी अपील की गई, उनको कॉन्फ्रेंस में लिया गया कि अगर हमें बीजेपी को हराना है, हमें एक होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त लड़ाई जो है ये कम्युनलिज्म के खिलाफ है, सेकुलरिज्म को मजबूत करने की कोशिश है, क्योंकि हमारा मुल्क जो है सेकुलर मुल्क है। इसलिए इस मुल्क में चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब एक साथ रहने चाहिए और एक साथ तरक्की करने चाहिए। ये नहीं कि आप जैसे अभी गवर्नमेंट ने स्टेटमेंट दिया कि अफगानिस्तान से जो है इवैक्यूएट करेंगे हम लोगों को, लेकिन सिर्फ हिंदुओं को और सिखों को। क्या मुसलमान हिंदुस्तानी नहीं है? तो हर मुद्दे पे मुसलमानों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। एक इल्जाम ये भी सलमान साहब आप पे लग रहा है कि मीटिंग्स तो बुलाई जाती हैं, लेकिन जब पार्टी के दाखिली मामलात की बात आती है तो पार्टी सदर का इलेक्शन आप अभी तक नहीं करा सके, तो बाकी पार्टियों को कैसे इकट्ठा किया जाएगा? ये सवाल हिज़्ब इक़्तिदार जरूर उठा रहा है आप पर। सोनिया गांधी जी अभी इंटर्म प्रेसिडेंट हैं, और कोविड के चलते जो है हमने ये पहले तय किया था कि जैसे ही कोविड जो है थोड़ा सा नॉर्मलाइज होगी सिचुएशन, तो ये इलेक्शन जो है ये ऑनलाइन नहीं हो सकता, ये इलेक्शन जो है मैनुअली होते हैं, और उसमें जो है इलेक्शन होंगे। अभी सोनिया गांधी की सदारत में पार्टी चल रही है, और एक आखिरी चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो कि आपने कल की मीटिंग में भी फोकस इस बात पे किया है, एक जो सीए का जब प्रोटेस्ट था उस वक्त बहुत सारे लोग गिरफ्तार हुए, आहिस्ता आहिस्ता कुछ लोगों की रिहाई भी हुई, जाकर बाद में कोर्ट ने भी मुदाखलत की, और जम्मू कश्मीर के जो सियासी कैदी थे उनको रिहा करने की मांग हुई। इन सारी चीजों को लेकर और महंगाई के मुद्दे पर जब आप चार्टर ऑफ डिमांड सरकार के सामने रखते हैं, तो क्या कोई फैक्ट्स और फिगर्स सरकार को आपकी तरफ से रिटर्न में दिए गए हैं कि कितने कैदी हैं जो आज के वक्त में जम्मू कश्मीर के हैं लेकिन बाहर की जेलों में हैं?
जी, हमारा एक्चुअली जो ऑल पार्टीज मीटिंग का मेमोरेंडम होता है वो सरकार को पेश किया जाता है। उसमें खासकर मैं आपको बताऊं, कल की मीटिंग में जम्मू कश्मीर में हमारे जो गुलाम नबी आजाद साहब की डेलीगेशन जो है प्राइम मिनिस्टर से मिली थी उस वक्त ऑल पार्टीज, उसमें भी हमने स्पेसिफिकली डिमांड जो रखी थी उसमें प्रिजनर्स को हमने रिलीज करने की बात की थी, पॉलिटिकल प्रिजनर्स, और काफी ऐसे जुमलाइन जो थे, जो बच्चे मासूम उनको अरेस्ट किया गया था, उनको भी हमने रिहाई की मांग की थी, स्टेटहुड रिस्टोर करने की बात की थी, जमीनें जो हमारी छीनी गई हमसे, जो लैंड एक्ट बाकी रियासतों में है वैसा ही हमें भी मिलना चाहिए, और जो नौकरियां हमारी थी वो हमें वापस आनी चाहिए। तो जम्मू कश्मीर में पैकेज का आप जो वादा किया था आपने वो भी मिलना चाहिए, और कश्मीरी पंडितों को वापस लाने की बात भी हमने कल उठाई है। वो हर बार हम बिल्कुल वो है, मैं फिगर्स के हवाले से बात कर रहा था। क्या कोई इस तरह का कोई आपके पास फिगर्स हैं जो सरकार के सामने? बिल्कुल विद फिगर्स हमने प्रेजेंट किया है, विद फिगर। जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उसमें चाहे 18 साल के कम उम्र के बच्चे जेलों में हैं, उनको ही रिहाई के लिए भी हमने मांग की है। और हमेशा जल्दी से एक चीज जानना चाहूंगा, क्योंकि गुलाम नबी आजाद साहब आज जम्मू कश्मीर वापस जा रहे हैं और 24 तारीख को श्रीनगर के अंदर जो कि गुपकार अलायंस की मीटिंग भी है, तो क्या उससे पहले कोई पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी हम देखेंगे? पॉलिटिकल फ्रंट पर कोई बातचीत होने वाली या कोई निजी दौरा है उनका? देखिए, वो एक ताजियत के लिए आए हैं आज, और जम्मू कश्मीर में आजाद साहब जो हैं आते रहते हैं और पॉलिटिकल एक्टिविटीज करते रहते हैं, और हमें कांग्रेस पार्टी को मजबूत किस तरह किया जाए जम्मू कश्मीर में, क्योंकि गुलाम नबी आजाद साहब के 2.5 साल जो हैं वो हिस्टोरिक थे, और उन्हीं कामों को किस तरीके से लोगों तक पहुंचाया जाए, और जो हमारी पार्टी जो है जहां कमी पेशियां आई हैं किस तरीके से काडर को मजबूत करना चाहिए, उसमें गुलाम नबी आजाद साहब जो है पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान निजामी साहब, वक्त देने के लिए प्रोग्राम सलाम जेके में शुक्रिया आपका। और ऑल पार्टी मीटिंग के हवाले से बात हो रही थी, चूंकि जम्मू कश्मीर का जिक्र हुआ है और दो चीज़ों पर खास जोर कि इंतखाबात साफ और शफाफ तरीके से होने चाहिए, लेकिन उससे पहले रियासती दर्जा बहाल किया जाए। चूंकि जो ऑफिशियल बयान जारी किया गया, तमाम 19 पार्टियों का मुश्तरका बयान आया, और साथ ही सियासी कैदियों की जल्द रिहाई, और उसी हवाले से हम बात कर रहे थे। चूंकि बहुत सारे मामला थे, सरहदी तनाज़ात हो, कोविड की मौजूदा सूरत हाल हो, या फिर मुल्क के अंदर कोविड से जिन लोगों की अमवात हुई है, वैक्सीनेशन का प्रोग्राम हो, तमाम चीज़ें लेकर, और सरकार को हर महाज पर नाकाम करार दिया, जिस पर पलटवार भी बीजेपी की तरफ से किया गया है और बेबुनियाद कुछ इल्जामात को करार दिया गया। लेकिन इन सब के बीच में आज के वक्त में जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर भी भारत को तमाम चीज़ें सामने रखते हुए, अपने मफादात को सामने रखते हुए इस वक्त बात करनी होगी। इस बात पर खुसूसन जोर दिया गया। इस पर मज़ीद तफसीलात जैसे जैसे आएंगी आपके सामने रखेंगे, लेकिन बात फटाफट से, चूंकि कल भी आपको बताई थी और आज दोबारा से बता रहे हैं, क्योंकि एक तरफ जहाँ यहाँ मीटिंग्स का सिलसिला दिल्ली के अंदर है, तो श्रीनगर के अंदर भी गौहर मीटिंग्स होने जा रही हैं। जी हाँ, जहाँ दिल्ली के अंदर कल कांग्रेस और 19 जो हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात है उनकी मीटिंग हुई है, जम्मू कश्मीर के अंदर भी मीटिंगों का सिलसिला लगातार जारी है। और पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन की जानिब से 24 अगस्त को श्रीनगर में एक मीटिंग मुनक्कद हो रही है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो इस अलायंस के सदर, उनकी रिहाइशगाह पर 24 तारीख को ये मीटिंग होने वाली है, जिसमें जम्मू कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत हाल के साथ साथ जो मौजूदा दीगर सिक्योरिटी सूरत हाल हैं, जिस तरह से पिछले कई दिनों से लगातार जनूबी कश्मीर में सियासी कारकुनों को निशाना बनाया जा रहा है, उस पर कहीं ना कहीं बात होगी, और साथ ही साथ जो दीगर मामलात हैं जम्मू कश्मीर के अंदर उस पर भी बातचीत हो रही है। चलिए बढ़ते हैं आगे। बात अब जरा अफगानिस्तान के हवाले से करते हैं, और अफगानिस्तान की जब बात हो रही है तो इसको जम्मू कश्मीर के एतबार से क्यों इस वक्त जानना या इस पर बात करना ज़रूरी है, क्योंकि एक शहरी को जम्मू कश्मीर के मुल्क के बाकी शहरियों के साथ अफगानिस्तान में फंसे हैं। अफरा तफरी का आलम है काबुल में। मज़ाहमती फोर्सेज ने अफगानिस्तान के 3 मजीद अजला पर कब्जा कर लिया है। जो तालिबान के पास आए थे वो वापस ले लिए हैं। पोल हश्र का इलाका, दीसला का इलाका और बानो डिस्ट्रिक्ट्स, ये 3 वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिन पर मुकम्मल तौर पर अब कंट्रोल दोबारा मज़ाहमती फोर्सेज, जिनमें अफगान के जो कुछ अफवाज थी जिनने हथियार छोड़े थे, लेकिन उसके बाद बैतुल्ला मसूद समेत जो उनके बाकी करीबी आज के वक्त में हैं, जो काम कर रहे हैं, सरगर्म हैं अफगानिस्तान के अंदर, उन सभी लोगों की तरफ से, जिनमें आम शहरी भी कुछ हिस्सों के अंदर तालिबान के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। तो 3 ऐसे डिस्ट्रिक्ट जहां पर तालिबान फाइटर्स कुछ मारे भी गए हैं, मुख्तलिफ रिपोर्ट सामने आ रही हैं। लेकिन खैर मोहम्मद अंद्राबी जो कि पब्लिक रेजिस्टेंस फोर्सेज के जिनके तहत काम कर रही हैं, उनकी तरफ से मानना है कि पोले हशर, दसले और बानू के डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको अफगानिस्तान के
बगलान से, तालिबान से उनको वापस ले लिया गया है और लोकल जो रिपोर्टर्स हैं वो भी कल से लगातार डिटेल्स हमें फराहम कर रहे हैं। हमारे जो जराया वहां पर हैं वो भी बता रहे हैं। दूसरी तरफ काबुल के इस एयरपोर्ट से सबसे मुश्किल काम है इस वक्त शहरियों को बचाना, एयरलिफ्ट करना। सदर बाइडेन की तरफ से बयान दिया गया है, उन पर अगर किसी तरह का हमला होता है तो जवाबी कार्रवाई होगी, पलटवार किया जाएगा, ये भी साफ कर दिया। लेकिन कुल मिलाकर इवैक्यूएशन का जो प्रोसेस है, इनखला जो शहरियों का है, वो भी इस वक्त अमेरिका की तरफ से जारी है। हाँ जी हाँ, अफगानिस्तान के अंदर जहां पर जो सदर जो बाइडेन का ये भी मानना है कि जो इनखला का फैसला वो कहीं ना कहीं काफ़ी मुश्किल था, और साथ ही साथ जिस तरह से उन्होंने कहा कि काबुल पर जिस तरह से अमेरिकी शहरियों को बाहर निकालना वो भी एक मुश्किल है। जिस तरह से हालात वहां पर अफगानिस्तान के अंदर बने हुए हैं और सारा निज़ाम दरहम बरहम हो चुका है, और साथ ही साथ अब मज़ाहमत फोर्स के जो मज़ाहमत की जा रही है वहाँ अफगान फोर्सेस की जानिब से 3 अजला पर कब्जा भी किया गया है। वापस तालिबान से उन्हें वापस अपने कब्जे में ले लिया गया है, और हालात जो बने हैं उस पर कहीं ना कहीं सभी जो ममालिक है उनकी नज़रें टिकी हुई है। बिल्कुल, ये बड़ी बात है, चूंकि अभी भी मुकम्मल तौर पर जो है वो कंट्रोल तो हो चुका है तालिबान का, लेकिन सूरत हाल अभी भी गैर यकीनी है, क्योंकि भागम भाग और अफरा तफरी का आलम कुछ हिस्सों के अंदर ज़्यादा इस वक्त देखा जा रहा है। अफगानिस्तान के हवाले से बात हो रही है तो बढ़ते हैं आगे, बात अब जरा अफगानिस्तान क्रिकेट की भी बात करते हैं। कल हमने आपको बताया था कि एक फुटबॉलर की मौत हुई, लेकिन फुटबॉलर के साथ साथ अफगानिस्तान के हालात का खेलों पर, बाकी जो फील्ड स्पोर्ट्स हैं उन पर कैसे आज के वक्त में असर पड़ा है, वो ये कि अफगान क्रिकेट टीम अब पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज तो खेलेगी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी ये सीरीज नहीं है। T20 वर्ल्ड कप से पहले ये सीरीज अफगान बोर्ड की तरफ से काफ़ी अहम मानी गई, मगर पाकिस्तान अफगान सीरीज श्रीलंका में मुनक्किद होने जा रही है। इसका सिर्फ और सिर्फ मकसद ये कराने का कि T20 वर्ल्ड कप से पहले तैयारियां की जाएं, जिसके लिए सिर्फ 1-1.5 महीना अब रह गया सभी टीमों के पास। हतमी टीमों का ऐलान करना है, प्लेइंग 11 के साथ साथ 18 या 20 खिलाड़ियों का जो स्क्वाड होगा वो मेंबर्स सामने लाने हैं। मगर अफगानिस्तान के हालात का मनफी असर जो है वो पाकिस्तान के अंदर देखा जा सकता है, इसलिए वहां पर भी क्रिकेट कराने के लिए तैयार नहीं है बोर्ड, और अब श्रीलंका के अंदर इस सीरीज का ऐलान किया गया है। जी हाँ, अगर हम क्रिकेट की बात करेंगे तो पाकिस्तान पर भी ये कहीं ना कहीं जो हालात अफगानिस्तान के अंदर बने हुए हैं ये असरअंदाज हो रहे हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड का भी दौरा करना था। ताहम फिलहाल जो न्यूजीलैंड बोर्ड की जानिब से कहा गया है कि जो हालात बने हुए हैं उस पर दोबारा से जायजा लिया जाएगा, उसके बाद ही फैसला किया जाएगा कि आया कि वहां पर सीरीज खेली जाएगी या नहीं। लेकिन फिलहाल जो अफगानिस्तान के साथ सीरीज होने वाली है वो असरअंदाज नहीं होगी, ये बोर्ड का मानना है, अफगानिस्तान बोर्ड का मानना है, और ये सीरीज जो है श्रीलंका में खेली जानी है। न्यूजीलैंड के साथ साथ इंग्लैंड ने भी पाकिस्तान आने से पहले कहा कि वो दोबारा एक मरतबा सिक्योरिटी रिव्यू देखेंगे। पहले अपने रिव्यू किया था, लेकिन जो पर्सनल सेटिस्फेक्शन बोर्ड मेंबरान की थी, सीनियर अफसरान की थी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की थी, बोर्ड मेंबरान की थी, वो नहीं हो पाई थी, और दोबारा पाकिस्तान एक टीम भेजी जाएगी, जिसके बाद हतमी फैसला लिया जा सकता है कि क्या पाकिस्तान के अंदर इंग्लैंड और न्यूजीलैंड T20 सीरीज खेलेंगे या नहीं। क्योंकि न्यूजीलैंड का काफ़ी लंबा दौरा था, तो T20 मैचेस के साथ ODI मैचेस भी यहाँ पर खेले जाने थे। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बात हो रही है, बात जरा भारत की भी करते हैं, क्योंकि भारत के सफारत खानों के ऊपर कल लगातार ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि छापेमारी हुई है तालिबान की तरफ से। हेरात के अंदर, काबुल के अंदर भारतीय सफारत खानों पर छापेमारी की गई और कुछ अहम दस्तावेजात जब्त करने की कोशिश हुई, लेकिन किसी भी सफारत खाने के अंदर आज के वक्त में छापेमारी नहीं हुई है। ये डिटेल्स भारतीय सफारत खाने के अंदर जो अफगानिस्तान के लोग काम करने वाले हैं, अमला है, उनकी तरफ से तस्दीक कर दी गई। जी हाँ, कल जो खबर आई थी कि जहां पर अफगानिस्तान के अंदर जो भारतीय सफारत खाना है वहां पर तालिबान ने छापे मारी और वहां पर कुछ कागजात खंगाले हैं, तलाशी ली हैं, लेकिन भारत की जानिब से अब इस पर एक बयान सामने आया है कि अफगानिस्तान में भारतीय सफारत खानों में तलाशी नहीं ली गई है, तालिबान ने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की है। ये अमले का बयान आया है और किसी भी सफारत खाने पर छापामारी नहीं की गई। हुक्काम ने इस हवाले से बयान जारी किया है और शहरियों को निकालने की कोशिश लगातार भारत की जानिब से भी, जहां अमेरिका की तरफ से भी वहां पर अमेरिकी शहरियों को निकालने की कोशिश की जा रही है, वहीं पर भारत जो भारतीय शहरी वहां पर मौजूद है उन्हें भी निकालने की भरपूर कोशिशें लगातार जारी है। दो तरह की इतलात मौसूल हो रही थी कि एक तो इंसिडेंट हेरात के और एक कंधार के अंदर जो कॉन्सुलेट्स हैं, भारत का जो अमला यहाँ पर काम कर रहा था वो पहले फरार हो चुका है, ये खबरें दी गई थी, लेकिन उसके बाद किसी भी सफारत खाने पर छापेमारी नहीं हुई। एक तो ये अमले ने साफ कर दिया है, मगर कंधार और हेरात के ये दोनों इलाके हैं जहाँ से शहरियों को तो निकाल लिया गया था, मगर अमला जो लोकल था उसको पहले बुलाया गया था, वो आज के वक्त में भी काम कर रहा है, जिनके सपोर्ट काउंसलेट का काम किया गया है, जिस पर तालिबान की तरफ से यकीन दहानी कराई गई थी कि किसी के सफारत खाने को कोई नुकसान नहीं होगा, लिहाजा इस तरह की कोई कार्रवाई शायद आज के वक्त में भी अमल में नहीं लाई गई, जिसकी तस्दीक वहां मौजूद अमले ने की है।
कहीं पर भी पूरे जो फॉरेन मिशंस हैं अफगानिस्तान के अंदर, जो अब तक मिशन का हिस्सा थे उन लोगों को निकाल लिया गया है। जो फॉरेनर्स थे यानी हिंदुस्तान के लोगों को वापस लाना था। कंधार और मज़ार शरीफ के अंदर जो काउंसलेट्स थे वहाँ पर तालिबान फाइटर्स की तरफ से छापेमारी की गई, वहाँ भी तलाशी ली गई, लेकिन इस खबर को मुकम्मल तौर पर गलत और बेबुनियाद करार देते हुए अमले की तरफ से इसकी तरदीद की गई है। अब जरा जम्मू कश्मीर की तरफ आते हैं। चूंकि अफगानिस्तान की सारी सूरत हाल का असर जम्मू कश्मीर के ऊपर भी कुछ लोगों पर पड़ा है। जो हमने देखा कि कुछ शहरी जो मुल्क के बाकी शहरियों की तरह कामकाज की गर्ज से, तालीम की गर्ज से, तदरीसी निज़ाम के लिए गए थे, वो लोग आज के वक्त में, एक तो हमने डॉक्टर आशिक का नाम पहले आपके सामने रखा था और दूसरा नाम डॉक्टर आसिफ का था, और मुसलसल उनके साथ राब्ते मीडिया नुमाइंदों की तरफ से की जा रहे हैं। घर वालों से ज़रूर बात हो रही है लेकिन खौफ का माहौल है। और कायमो कुलगाम की ये फैमिली, डॉक्टर आसिफ जो कि कंधार बल्कि काबुल के अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर आज के वक्त में पढ़ा रहे थे, लेकिन परेशानी अब ये आई है कि वापसी का कोई रास्ता फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है। फैमिली मेंबर्स ने लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर से पहले रब्ता किया तो उन्होंने जो वजारत खारजा के तर्जुमान हैं उनसे लेकर जो हाई लेवल के ऑफिशियल्स हैं सबसे बात की, वी मुरलीधरन से बात की, और ये भी साफ तौर पर कहा कि आज के वक्त में अभी जब हालात गैर यकीनी बने हुए हैं, इसमें किसी तरह का नुकसान डॉक्टर आसिफ या उनकी कोई फैमिली को नहीं है। कुल मिलाकर 3 लोग थे, 2 मर्द और 1 खातून इनमें शामिल थी। डॉक्टर आसिफ के बाकी जो करीबी थे वो भी बताया जा रहा था कि अफगानिस्तान के अंदर है। लेकिन डॉक्टर आसिफ से आज सुबह जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन के तर्जुमान की तरफ से, जो कौमी तर्जुमान है नासिर खुमैनी, उनकी तरफ से बात की गई है और उनने एक जो वीडियो है हमारे साथ शेयर किया है वो आपको ज़रा सुनाते हैं। चूँकि आज के वक्त में डॉक्टर आसिफ अभी भी जो डिटेल्स मिल पाई हैं, ताज़ा तरीन तफसीलात, उनके मुताबिक वो काबुल एयरपोर्ट के बाहर हैं, लेकिन रास्ता फिलहाल कोई नज़र नहीं आ रहा क्योंकि क्योस बहुत ज़बरदस्त है, इसलिए अभी भी वो इंतज़ार कर रहे हैं और रात भर खड़े रहे। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी कि वो किसी ऑफिशियल के साथ रब्ता नहीं कर पा रहे हैं। और डॉक्टर आसिफ की तस्वीर आपके सामने, उनकी बात भी जरा आप खुद सुनिएगा। This is Dr. Mohammad Asif Shah speaking from Kabul. We are outside the airport, Hamid Karzai International Airport. We have been here from we can say midnight, 12 o'clock. We reached here and we have no any official in contact who will allow us or make it possible that we can enter the airport. Nobody inside the airport that who can take us inside the airport. We are 280 people stranded here outside and the heavy firing is going on. We are not able to make a decision what should we do further next because there is no any communication, total black. We can say everybody is blank, everybody is clueless what to do next. We request our higher officials, all the authorities, MEA, the embassy that kindly take sincere note of our request. Kindly try to do a possible contact that who will make us allow to go inside, or there should be someone from inside who will allow us, because every country have their own security personnels or officials who are taking them inside the airport, but we are all citizens without any official, without any security personnel, so they are not allowing us to enter the airport. So we request again a sincere request for all of you to take a note of this so that we will not suffer in the hands of people who are right now, we can see here, who can do anything. You can see the visuals here. The visuals are going on. There are thousands and tens of thousands of people who are marching towards the airport. So it is very tough. It is next to impossible to enter the airport if it will continue like this without any support of the government. So we request the government that to please take a sincere note and help out us in this very we can say tragic tragedy. डॉक्टर आसिफ जनूबी कश्मीर के कुलगाम से इनका ताल्लुक है और काबुल एयरपोर्ट से इन्होंने ये वीडियो जो हमारे साथ भी शेयर किया गया है। इसमें काबुल एयरपोर्ट के अंदर परेशानी तो ये है कि अभी रास्ता कोई साफ नहीं। एक चीज जो फिलहाल जो खबर वहां पर तकरीबन 10,000 के करीब जो है लोग वीज़ा लेकर वो एयरपोर्ट के बाहर खड़े हुए हैं मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, और वहाँ पर वो वेट कर रहे हैं कि कब उन्हें अंदर बुलाया जाए और उन्हें कब वापस लाया जाए। अमरीकी जो है अमरीकी तरफ से जो है अमेरिका की तरफ से एक न्यूज़ चैनल की तरफ से खबर शाया हुई है कि वहाँ पर तकरीबन 10,000 लोग एयरपोर्ट के बाहर
खड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं। आज के वक्त में भी चूंकि डॉक्टर आसिफ जो बता रहे थे, एक मकामी ठेकेदार की मदद से वहां पर पहुंचे हैं, एयरपोर्ट के बाहर खड़े हैं, लेकिन लंबी कतार में है, कब बारी आएगी। और C-17 विमान जो है यहाँ से खुसूसी हेलीकॉप्टर या जो तैयारा जिसे कह लीजिए, वो भेजकर एक एक करके उसमें लोगों को लाया जा रहा है, लेकिन एक बार पॉसिबल तमाम चीज़ें नहीं है। मगर ये बात ज़रूर है कि जब आप ऑफिशियल कॉन्टैक्ट में किसी के साथ नहीं है, डॉक्टर आसिफ जो बता रहे थे कुलगाम से है, लेकिन कोई अता पता नहीं, आना तो हिंदुस्तान है, मगर कौन से ऑफिशियल्स के साथ उनका राब्ता होना चाहिए वो उनको पता नहीं है, कोई उनके पास इस वक्त कांटेक्ट नहीं है, जिसके लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया, वजारत खारजा जो लगातार राब्ते में हैं अफगान एम्बेसी के साथ, लोकल अमले के साथ, उन सभी से अब मुतालबा किया जा रहा है कि कम से कम वो इस वक्त उनकी मदद के लिए। और ये चीज़ तो कम से कम क्लियर कर दी गई है कि जो डॉक्टर आसिफ खुद बता रहे हैं कि सरकार की मदद के बिना यहाँ से निकलना बेहद इस वक्त मुश्किल हो गया। और यही परेशानी जो प्रोग्राम के आगाज़ में आपके सामने रखी, क्योंकि जो बाइडन का बयान जो भारतीय वक्त के मुताबिक 11:30-12 बजे के आसपास आया, उन्होंने कहा कि इस वक्त सबसे मुश्किल काम जो अब तक इस पूरे मिशन में उनको लगा है वो ये है कि अपने शहरियों को वहां से कैसे निकाला जाए। आज के वक्त में भी 5000 से ज़्यादा शहरी उनके यहाँ पर फंसे हैं। मजीद खबरें हमारे पास हैं, आपके साथ शेयर की जाएंगी, कुछ मंसूबों के हवाले से भी बात करेंगे, जम्मू कश्मीर के हवाले से मजीद अपडेट्स आप तक पहुँचाएंगे, लेकिन वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार आप हमारे साथ रहेंगे।